पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था उसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में कि उसने वो आइलैंड किस तरह से बनाया था, कहाँ से ख़रीदा, किस तरह से उसको मॉडिफाई किया और वहाँ पर लड़कियों की स्मगलिंग किस तरह से की जाती थी। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से पुलिस को पता लगा और उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या बातें खुलकर सामने आई। साल 2005 में पाम बीच पुलिस को एक शिकायत मिली थी कि इसने 14 साल लड़की को मोलेस्ट किया। 2006 में भी इस पर फ्लोरिडा पर सेम माइनर प्रोस्टिट्यूशन का केस हुआ था, लेकिन उस केस को एक डील के तहत दुबा दिया गया था। उसके बाद 2008 में फ्लोरिडा कोर्ट के अंदर ही गिल्टी पाया गया था। इस पर 2 स्टेट प्रोस्टिट्यूशन चार्जेस लगे थे और इसको 18 महीनों की सजा हुई थी, लेकिन वर्क प्रिविलेज के साथ, मतलब कि सिर्फ नाम की जेल हुई थी। एक नॉन प्रोसिक्यूटर एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए थे और इस तरह ये जेल के अंदर सिर्फ 13 महीने गुजार कर बाहर आ गया था और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया गया। अटॉर्नी एलिजेंड्रा अकोस्टा जो कि प्रोसिक्यूटोरियल डिसीजन मेकर्स थे इस केस के अंदर, उनको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ रिव्यू जस्टिस ने भी उनको इस केस के अंदर फॉल्टेड माना गया था कि उन्होंने जो डील थी इसको बनाया था और बहुत ही पुअर जजमेंट दी थी। विक्टिम्स ने भी कोर्ट के अंदर कंप्लेंट्स फाइल की थी कि उनको अंधेरे में रखा गया था और द नेशनल विक्टिम्स राइट कोalition एंड मीडिया एक्सपोजर्स ने भी इस बात को सामने रखा था कि किस तरह से जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन थी उसको कैसे छुपाया गया था और इंटरनल डीओजी इन्वेस्टिगेशंस को भी सामने रखा गया। जेफरी एप्स्टीन हेडलाइंस के अंदर दोबारा आया। 2019 में जब इसको मैनहट्टन के अंदर एक केस के अंदर अरेस्ट किया गया था, जितना भी इसका नेटवर्क था इसको चलाने के ऊपर, इस पर इस बात का इल्ज़ाम लगा था कि 2002 से लेकर आज तक इसने दर्जनों लड़कियों को अगवा किया और उसके बाद उसको अपने घर के अंदर रखे उनके साथ ज़्यादती की। ये इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इस बात को गुजरने के 10 दिन बाद ही, यानी कि 10 अगस्त 2019 में इसने खुदकुशी कर ली थी और ये सब कुछ इसने लीगल प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले कर लिया था। इसकी मौत ने इस केस को बंद कर दिया था और सारा फोकस सेकेंडरी इशूज़ के ऊपर ला छोड़ा था। यहाँ पर एक बात सोचने वाली ये है कि एप्स्टीन ने अपने ऊपर लगे हुए सारे चार्जेस को मना किया था। उसने कहा था कि वो इनमें से किसी भी चीज़ के अंदर मुलविस नहीं है और इससे पहले कि उसकी केस की इन्वेस्टिगेशन होती या उसको जज के सामने पेश किया जाता उसने खुदकुशी कर ली। ये हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं था कि ये अरेस्ट हुआ था। आपको जैसे मैंने बताया कि पहले भी 2008 के अंदर ये अरेस्ट हो चुका था, 2009 में निकल गया था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ था कि इसने खुदकुशी कर ली। ये बात आज भी एक राज है, लेकिन जैसा आप लोगों को पता है कि उस वक्त के ताकतवर लोग इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि ये बात जो है बाहर निकले। एप्स्टीन की मौत के फ़ौरन बाद ही प्रोसिक्यूटर्स ने अपना सारा फोकस एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिस्लीन मैक्सवेल के ऊपर कर लिया था। ये 1990s में इसकी गर्लफ्रेंड थी और 25 सालों से इसकी करीबी साथी थी। इसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर चाइल्ड अब्यूज़ के चार्जेस लग चुके थे और ये आज तक जिंदा है। जुलाई 2020 में मैक्सवेल को अरेस्ट कर लिया गया था और इस पर काफ़ी सारे चार्जेस लगे थे, जिसमें इसको इस बात पर भी अरेस्ट किया गया था कि एप्स्टीन की जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन के सारे काम थे उसको सारा कुछ मैनेज यही लड़की करती थी, यानी कि लड़कियों को लाना नहीं जाना सारा काम यही लड़की करती। 2021 में एक ट्रायल के दौरान ये बात पता लगी थी कि एप्स्टीन के पास जितनी भी लड़कियां आती थी उनकी सारी सप्लाई यही मैनेज करती थी। यहाँ तक कि बिल क्लिंटन जो कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे उसको भी एप्स्टीन के पास ये औरत ही लेकर आई थी। दिसंबर 2021 में यूएस कोर्ट के एक जज एलिसन नेथन ने मैक्सवेल को 20 साल की सजा सुनाई थी। इसके ऊपर 5 काउंट्स लगे थे, जिसमें सेक्सुअल ट्रैफिकिंग और लड़कियों को स्मगल करके लाना सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी इंक्लूडेड थे। जिन लड़कियों ने सर्वाइव किया था उनकी गवाही पर और वहाँ पर मिले सबूत देकर इसका लिंक एप्स्टीन के साथ साफ जाहिर होता था और इस रिलेशन की बेस पर भी इसको सजा सुनाई गई। ये बात इतनी बड़ी थी कि एप्स्टीन फाइल्स एक सब्जेक्ट बन गया था एक्ट ऑफ कांग्रेस के अंदर और ये एक मैसिव कोर्ट डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजर्स थे 2025-26 के अंदर। एप्स्टीन के प्राइवेट जेट्स और एप्स्टीन का जो हेलीकॉप्टर था उसका इस ऑपरेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा रोल था। मतलब कि पैसेंजर्स को लाना ले जाना और सारी लड़कियों की जो स्मगलिंग होती थी वो इन्हीं जेट्स के थ्रू होती थी। आगे चलते ये बात पता लगी थी कि यूएस वी मैक्सवेल जो कि गवर्नमेंट फ्लाइट लॉग था उसकी एग्जिबिट 662RR की फ़्लाइट्स जिनका टेल नंबर है N1251G और N404CH में इस बात को सामने रखा था कि इसका सारा नेटवर्क इन्हीं जेट्स और इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के थ्रू आता था। फोर्ब्स और ABC न्यूज़ की रिपोर्ट के अंदर ये बात सामने आई थी कि बहुत बड़े बड़े लोगों का इसके आइलैंड के ऊपर आना जाना था, जैसे कि एलन मस्क जिसने एप्स्टीन को मल्टीपल ईमेल की थी अपनी हॉलीडे ट्रिप्स के लिए और हेलीकॉप्टर पार्टीज़ के लिए जो कि इसके आइलैंड पर होती है। उसके बाद बिलियनियर पीटर थियल और स्टीव बैनन जो कि सारे एप्स्टीन के आइलैंड पर गए थे और इनका आना जाना जो शेड्यूल डॉक्यूमेंट्स थे उसके अंदर था। उसके बाद एप्स्टीन का जो एक फ्रेंड थी और इसकी स्पॉन्सर थी लेस्ली वेग्जनर, ये भी वहाँ पर गई थी। फैशन मॉडल्स और सेलिब्रिटीज़ का भी वहाँ पर आना जाना था। यूके लॉ सूट वर्जीनिया के अंदर यूके लॉ सूट ने ये बात बताई थी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके प्रिंस एंड्रयू भी वहाँ पर गए थे। साइंटिस्ट जैसे स्टीफन हॉकिंग और लॉरेंस क्रॉस, सोशलिटीज़ लाइक नाओमी कैम्पबेल एंड बिजनेसमैन, इनका भी नाम आ चुका है एप्स्टीन आइलैंड के अंदर। इनमें से कई पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं कि जिन्होंने इस बात को मना किया कि हम वहाँ पे गए ही नहीं थे और कई ऐसे हैं जो ये बात मानते हैं कि हम वहाँ पे गए थे लेकिन हमने कोई गलत कार्य नहीं की। जैसे कि यूएस की एक प्रेस स्टेटमेंट आई थी कि बिल क्लिंटन एप्स्टीन के आइलैंड पर कभी भी नहीं गए
और दूसरी तरफ एप्स्टाइन का जो एक एम्प्लॉय था वो खुद कह रहा था कि मैंने बिल क्लिंटन को लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड के ऊपर देखा है। कुछ विजिटर्स की इन्फॉर्मेशन FOIA और लीगल रिलीजेस के थ्रू लोगों के सामने आई थी। जब ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे तो उसके अंदर इन लोगों के आने जाने की जितनी भी स्केड्यूलिंग थी सारा कुछ लोगों के सामने आ चुका था। लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स थे जिनके अंदर प्राइवेसी कंसर्न्स के चलते उनको पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करने से मना कर दिया था। इन सारी इन्वेस्टिगेशन में एक ये बात साबित हुई थी कि एप्स्टाइन जो था वो लोगों को अपने जाल में फंसाता था। ये कहते थे कि लोगों को दावत देता था, ये कह के कि मेरे पास बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और यंग वुमेन है तो आप लोग मेरे पास आओ। और वहाँ पर जितनी भी लड़कियों ने गवाही दी उससे भी ये बात पता लगती है कि एप्स्टाइन के आइलैंड के ऊपर काफ़ी लोगों का आना जाना था और ये जो लोग डिनाई कर रहे हैं इनका भी वहाँ पर आना जाना था। ऑल दो कि सॉलिड प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी वो जो बच्चियाँ थी उनकी गवाही के ऊपर और अगर जितने भी वहाँ पे सबूत और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उनके बिहाफ के ऊपर, और अगर उस शेड्यूलिंग की बात की जाए जो कि एप्स्टाइन के ब्लैक हेलीकॉप्टर्स के ऊपर आना जाना था, उनके सारे टाइम रिकॉर्ड्स देखे जाएँ तो यहाँ पर बात पता लगती है कि जितने भी नाम अभी मेंशन किए गए हैं ये वहाँ पर एक न एक दफ़ा तो आ चुके हैं। इसके जो पार्टनर मैक्सवेल थी उसका कोर्ट भी जो है फेडरल कोर्ट के अंदर हुआ था और उसके ऊपर मल्टीपल चार्जेस लगे थे, जिसमें छोटी लड़कियों को ग्रूम करने का चार्ज उस पर सबसे बड़ा चार्ज था कि उसने मिड 1990s से अर्ली 2000s तक काफ़ी लड़कियों को अगवा किया और उनको वहाँ से उनके घरों से या दुनिया की मुख्तलिफ जगहों से या US की अंदर से एप्स्टाइन के आइलैंड के ऊपर लड़कियों को स्मगल किया था। नवंबर 2021 के ट्रायल में बहुत खौफनाक बातें सामने आई थी। 10 दिनों के अंदर अंदर 24 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था। वहाँ की लड़कियों ने ये बात बताई थी कि मैक्सवेल जो थी उनको अप्रोच ऐसे करती थी कि हम आपको पैसे देंगे और हम आपको पढ़ाएंगे, उनसे एजुकेशन का वादा करके उनको एप्स्टाइन के जाल के अंदर फंसाती थी। और ये बात ऑन रिकॉर्ड थी कि जब उनकी लड़कियों के साथ ज़्यादती हो रही होती थी, उनके ऊपर चाइल्ड अब्यूज़ किया जा रहा होता था तो मैक्सवेल वहाँ पर मौजूद होती थी और अपनी आंखों से सारा कुछ देख रही होती थी। लेकिन डिफेंस में तो कहानी ही उल्टी चल रही थी। उन्होंने मैक्सवेल को अदालत के सामने ऐसे किया था कि उससे ज़्यादा पाकीज़ा औरत कोई नहीं है, मतलब कि वो बेगुनाह है। इस बात को साबित करने के लिए अदालत के अंदर 9 गवाहों को लेके आ गया, जिसके अंदर एक गवाह ऐसी थी जो कि मैक्सवेल की पर्सनल एसोसिएट थी और वो भी एप्स्टाइन की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी पास्ट के अंदर। और एट दी एंड इस बात का दावा किया गया कि जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी गवाह हैं, उन्होंने सिर्फ पैसे और फेम के लिए सारी बातें की हैं और उनकी सारी बातें झूठी हैं और कोई भी बात सच नहीं है। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने सबूत के लिए वो पिक्चर्स सामने रखी जिसके अंदर मैक्सवेल और एप्स्टाइन एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, इंटीमेट हो रहे हैं। मैक्सवेल ने यह बात भी की थी कि मैं एप्स्टाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानती, वो लड़कियों के साथ जो भी कुछ करता है उसको नहीं पता होता था। और एक प्रोसिक्यूटर ने फिर उसको ये बात की थी कि अगर आप एक इंसान के साथ 11 सालों के साथ रह रहे हैं तो आपको पता लग जाता है कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं। और इस सब के बाद 29 दिसंबर 2021 को मैक्सवेल को 20 साल की सज़ा सुनाई गई थी, सारे सबूतों को सामने रखते हुए। और जज ने जजमेंट में ये बात कही थी कि जितने भी सबूत हैं और जितनी भी आपके खिलाफ गवाहियाँ हैं, आपका मैक्सवेल का एप्स्टाइन के साथ एक लिंक है। उसके बाद से मैक्सवेल ने मल्टीपल टाइम्स कोर्ट के अंदर अपील की है अपनी सज़ा को कम कराने के लिए और दोबारा से केस को रीओपन करने के लिए, लेकिन इसकी अपील्स को बार बार डिनाई किया गया है और इसको ओवरथ्रो कर दिया गया। एप्स्टाइन फाइल्स का मुद्दा इतना बड़ा हो गया था कि US कांग्रेस के अंदर इसको एप्स्टाइन फाइल्स एक्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एक्ट बना दिया गया था, यानी कि इसको एक एक्ट की तरह 2025 के अंदर कांग्रेस के अंदर पेश किया गया था। और DOJ ने अपने एक प्रेस रिलीज के अंदर बताया था कि 2025 के अंदर उन्होंने 3.5 मिलियन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जो एप्स्टाइन के केस से रिलेटेड थे सारे पब्लिक के अंदर रिलीज कर दिए हैं। और इस तरीके से एप्स्टाइन के ऊपर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी वो सारी कंप्लीट हुई। DOJ ने जो अगस्टा जज थे उनके ऊपर भी सज़ा सुनाई गई थी कि उन्होंने उस साल के अंदर 2006-2008 के अंदर गलत जजमेंट दी थी, जिसकी वजह से ये सिलसिला 11 साल मज़ीद चला। FBI की रिपोर्ट्स और फोर्ब्स की रिपोर्ट्स और उसके अंदर जितने भी लॉ सूट्स हुए थे उसके अंदर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम आए थे उनके पे भी इस वक्त केसेस चल रहे हैं। इस बात को दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है, जिसका रिजल्ट आप अमेरिका और ईरान की वॉर के अंदर देख सकते हैं। इज़राइल और ईरान आपस में लड़ते हैं समझ में आता है, लेकिन अमेरिका का साथ मिलना बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और इस चीज़ को मैं नहीं कह रहा या पाकिस्तान नहीं कह रहा या ईरान नहीं कह रहा, इस चीज़ को अमेरिकन पीपल खुद ही बात कर रहे हैं कि जंग जब आपकी है ही नहीं तो आप क्यों लड़ रहे हो। ईरान के खिलाफ अमेरिकन सोल्जर्स जाके लड़ रहे हैं, ऑब्वियसली अगर ईरान के मर रहे हैं तो अमेरिका के भी मर रहे हैं, इज़राइल के भी मर रहे हैं। लेकिन ईरान अगर इज़राइल के मारे या इज़राइल ईरान के मारे समझ में आता है, बिकॉज उनकी जंग पिछले कई सालों से लगी हुई है। लेकिन अमेरिका के जो बंदे मर रहे हैं वो सिर्फ
इस बात को छुपाने के लिए मर रहे हैं, इन फाइल्स को छुपाने के लिए मर रहे हैं, क्योंकि इन फाइल के अंदर जो 3.5 मिलियन पेजेस रिलीज़ किए गए हैं, इसके अंदर बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी अनरिलीज़्ड हैं, जिसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अगर पब्लिक के सामने आ गई तो बहुत से लोगों के पते फाश हो जाएंगे, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो खुल के सबके सामने आ जाएगी, जो कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।